हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को डाउनलोड ना करें, क्योंकि जब आप वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो वॉच आवर्स जो हैं शो नहीं होते। अगर आप लोग बिजी हैं तो वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर दें और बाद में वीडियो को देख लें, बट वीडियो को अभी डाउनलोड ना करें, ठीक है। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं, ये जानने के लिए कि किस तरह जो है एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे लाए जाएं। बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी से पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आ पाते। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पेपर्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करके पेपर्स में अच्छे मार्क्स लाती हूँ। राइटिंग का अच्छा होना भी ज़रूरी है, पढ़ाई मेहनत करना भी ज़रूरी है, और जो है अच्छे से स्टडीज़ करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं करें तो आपकी सारी जो हार्ड वर्किंग है वो वेस्ट है। गजब बेइज्जती है। तो पेपर को अटेम्प्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, आपने उसको फॉलो करना है। मैं भी इन्हीं टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करती हूँ और जो है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाती हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा और मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है मार्कशीट भी शो करूंगी, जो इस बात का प्रूफ है कि मेरे मार्क्स वाकई एग्जाम्स में अच्छे आते हैं। मेरी राइटिंग बहुत ही ख़राब है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जिस पे मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ, तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। मैं इन्हीं टिप्स का इस्तेमाल करके अपने पेपर्स को अच्छा बनाती हूँ। तो वही चीज़ जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास वो क्या है, वेयर आ सिंपल वॉच, कि हमें पेपर में वॉच पहन के जानी है, टाइम को मैनेज करना है। बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वॉच नहीं पहन के जाते, तो आपने वॉच पहन के जानी है। अब सिंपल वॉच से क्या मुराद है कि आपकी जो वॉच होनी चाहिए वो बिल्कुल सिंपल हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ब्रांडेड जो है वॉच पहन के जाएंगे, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और जब वो पेपर में बैठते हैं तो पेपर से ज़्यादा उनका ध्यान जो है वॉच की तरफ जा रहा होता है। या उनका जो है आपका दोस्त पूछेगा, यार ये कौन से ब्रांड की वॉच पहनी है, बड़ी प्यारी लग रही है। तो सारा जो आपका फोकस है वो चला जाता है उस वॉच की तरफ, बजाय के पेपर की तरफ जाए। तो मेक श्योर कि आप जो वॉच पहने वो बिल्कुल सिंपल सी हो, ताकि आपका ध्यान पेपर की तरफ जाए। वॉच सिर्फ और सिर्फ टाइम बताने के लिए हो, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अब जो समझ रहे हो नेक्स्ट ना? पॉइंट है वो हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट। 15 मिनट्स प्लानिंग, स्पेंड द फर्स्ट 15 मिनट्स क्रिएटिंग अ रफ प्लान। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ही आपको पेपर मिलता है उसमें से 10 से 15 मिनट आपने अपना टाइम मैनेज में लगाना है। यानी अब जो भी पेपर हमारे पास होता है उसके 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। सेक्शन 2 में शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन 3 में लॉन्ग क्वेश्चन। हर किसी का पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है, लेकिन सेक्शंस लाजिम हमारे पेपर में होते हैं। तो आपने ये डिसाइड करना है कि किस सेक्शन में मुझे कितना टाइम देना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास 3 सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 1 है एमसीक्यूज के लिए, सेक्शन 2 जो है मेरे पास वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और जो सेक्शन 3 मेरे पास है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एमसीक्यूज के लिए हाफ आवर रखती हूँ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं 1 आवर रखती हूँ। और जो मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अब देखिए 1.5 आवर इसमें चला गया, 15 मिनट्स मेरा प्लानिंग में चला जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मेरे पास 1 आवर बचता है, और बाकी जो 15 मिनट्स हैं वो लास्ट में मैं डिज़ाइनिंग के लिए पेपर की रखती हूँ। यानी 15 मिनट्स मेरा प्लानिंग के लिए हो गया, 1 आवर जो है मेरा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हो गया, और 1 आवर जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो गया। बाकी कितना टाइम बचा मेरे पास, 15 मिनट्स। उन 15 मिनट्स में मैं पेपर की रिवीजन करती हूँ, कहाँ पे लाइंस लगानी है, कहाँ पे जो है अंडरलाइन करना है, कहाँ पे जो है हेडिंग्स को मज़ीद जो है एलोब्रेट करके लिखना है। तो लास्ट के 15 मिनट्स में उसके लिए देती हूँ। तो आपने भी इसी तरह अपना टाइम जो है मैनेज करना है। आपने डिसाइड करना है कि किस पार्ट को मुझे कितना टाइम देना है। अगर आप लोगों का ऑलरेडी डिसाइडेड होगा तो बाद में आप लोग पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, बच्चे जो है पहले स्टार्ट में जो है आराम आराम से पेपर लिख रहे होते हैं, और आखिर में जो है उनका या तो पेपर रह जाता है या वो इतनी बुरी कोई राइटिंग लिखते हैं कि चेकर को समझ ही ना आए कि उसने क्या लिखा है। तो तुमसे ना हो पाएगा। अपने टाइम मैनेज करके चलना है अपना, ठीक है।
ये मेरा तरीका है कि मैं कितना टाइम देती हूँ। आप लोगों ने अपने हिसाब से देखना है कि आपका कौन सा पार्ट ज़्यादा जो है वैल्यूएबल है, या कौन से पार्ट में आपने ज़्यादा लिखना है, तो उस पार्ट को आपने ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। यानी तरीका यही है, आपने 15 मिनट शुरू में मैनेजमेंट के लिए रख लिए, लास्ट के 10-15 मिनट जो है आपने अपनी पेपर की रिवीजन के लिए रख लिए, तो बीच का टाइम आपने डिवाइड करना है कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो अगला पॉइंट है वो क्या है, राइट हेडिंग्स फॉर ईच सेक्शन अर्ली, प्री राइट हेडिंग्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इस पॉइंट का क्या मतलब है, अब क्या होता है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया, ठीक है, आपने कहा कि आपने डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं कर देना है, वो तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, आपने टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट के बाद उसी 15 मिनट में आपने एक और चीज़ क्या करनी है, जो कि मैं यूजुअली करती हूँ। मैं इस तरह करती हूँ कि जिस तरह मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस होती है, फॉर एग्जांपल 13 क्वेश्चन है और मुझे इसमें से कितने करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं टिक करती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मुझे इन 13 में से अच्छे से आते हैं, ठीक है। मैं डिसाइड कर लेती हूँ ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते हैं, ये मुझे लाजमी करने हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल 7 मुझे जो है सही से याद है, बाकी मुझे जो बाकी 6 रह गए उसमें से कोई से 3 करने हैं। तो फिर मैं डिसाइड करती हूँ इन 6 में से कौन से मुझे थोड़े बहुत आते हैं, तो उनको मैं टिक कर देती हूँ। यानी स्टार्टिंग में मैं डिसाइड कर लेती हूँ कौन से 10 क्वेश्चन मुझे करने हैं और किस में मुझे क्या लिखना है। यानी शुरू में ही माइंड मैपिंग आपने बना देनी है। ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का, कि आपने डिसाइड करना है कि कितने करने हैं और किस में क्या लिखना है, वो आपने अपने माइंड में सोच लेना है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं क्या करती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं इस तरह करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्या होती हैं, हेडिंग्स होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने हेडिंग्स लाजमी देनी होती हैं, तो मैं उन हेडिंग्स को लिख लेती हूँ। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये 3 क्वेश्चन करने, तो मैं उन तीनों क्वेश्चन की हेडिंग्स को लिख लूँगी कि इस क्वेश्चन में मुझे कौन कौन सी हेडिंग्स इंक्लूड करनी है। और उसके अगर मुझे लगता है कि पेपर छोटा है, टाइम मुझे मिल रहा है, तो मैं उसी टाइम में उस हेडिंग्स के अंदर क्या क्या लिखना है वो भी छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख देती हूँ, ताकि जब मुझे पेपर करना जैसे ही मैं पेपर स्टार्ट करूँ करना, अब लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि एंड में होते हैं, तो एंड में जो है टाइम बहुत ही कम होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या क्या लिखें, तो सोचने में ही लास्ट में इतना टाइम चला जाता है, और ऊपर से टाइम भी हमारा लास्ट होता है तो वो भी जा रहा होता है, तो मैं समझ ही नहीं आता क्या लिखें। तो मैं शुरू में ही लिख लेती हूँ कि मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, हेडिंग्स बना के छोटे छोटे पॉइंट्स बना के हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं और उसमें हो जाता है। तो मैं उसमें जो है सारा लिख के रख देती हूँ। जब मैं फिर पेपर अटैम्प्ट करती हूँ तो उस टाइम मैं वहाँ से देखती हूँ, हेडिंग मुझे पता होती है, तो फिर मैं उसको ईजिली लिख लेती हूँ। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, पहले जो है हेडिंग लिख लेनी है उसी 15 मिनट में। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है माइंड मैपिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगा दें कि पेपर के लिए टाइम ही ना मिले। आपने मैनेज करना है, उसी 15 मिनट के अंदर आपने डिसाइड करना है किस पार्ट को कितना टाइम देना है। उसी 15 मिनट के अंदर आपने डिसाइड करना है शॉर्ट क्वेश्चन आप कौन कौन से करेंगे, और उसी 15 मिनट के अंदर आपने ये भी डिसाइड करना है लॉन्ग क्वेश्चन में आप जो क्वेश्चंस करेंगे 3 या 4 जितने भी वटेवर आपने करने हैं, तो उसमें आप कौन कौन सी हेडिंग्स देंगे। हेडिंग बहुत ही मस्ट होती है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हेडिंग्स जितनी ज़्यादा हो सके आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हेडिंग्स देनी है, और उसको आप प्री राइट कर लें ताकि जब आप पेपर कर रहे हो तो आपके लिए वो हेडिंग्स देना बहुत ईजी हो जाए और उस पेपर को कंप्लीट करना विद इन द टाइम बहुत ईजी हो जाए। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब जो चौथा पॉइंट है वो है फॉलो द सीक्वेंस, ऑलवेज अटेम्प्ट इन द ऑर्डर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसका क्या मतलब है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको जो चीज़ पहले आ रही होती है उसी को कर लेते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन को पहले कर दिया, फिर लॉन्ग क्वेश्चन शुरू कर दिए, फिर जो कोई शॉर्ट क्वेश्चन याद आ गया तो उसको लिख लिया, फिर एमसीक्यूज कर लिए। आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है। यानी अगर पहले एमसीक्यूज है तो आपने एमसीक्यूज ही लिखने हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही बना होता है ना पेपर में, क्वेश्चन पेपर में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो आपने उसी तरह ही फॉलो करना है। सेक्शन 1 पहले करना है, सेक्शन 2 बाद में, सेक्शन 3 उसके बाद में, ठीक है। इस तरह नहीं कि लॉन्ग मुझे पहले आ रहे हैं तो मैं लॉन्ग पहले कर लूँ, शॉर्ट बाद में कर लूँ। वैसे तो जो है चेकर जो होता है ओवरऑल सारा पेपर ही आपका चेक करता है, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि वो मेरा चेक होगा कि नहीं। लेकिन क्योंकि हमें चेकर को जितना हो सके ईजनेस देनी है, हमें इतना इजी उसको लिख के देना है कि वो 1 मिनट में ही आपका पेपर चेक कर ले।
तो अगर आप लोग सीक्वेंस में लिखेंगे तो चेकर के लिए चेक करना ईजी हो जाएगा, और जितना उसके लिए ईजी होगा उतने अच्छे वो आपको मार्क्स देगा। तो आपने जो है लाजमी पेपर को सीक्वेंस में लिखना है, पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कुछ बच्चों का कि अगर जो है मुझे शॉर्ट क्वेश्चन सारे 10 के 10 नहीं आ रहे तो मैं किस तरह सीक्वेंस दूँ, तो आपने उसके लिए स्पेस छोड़ देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन हम मोस्टली जो है 5 से 6 लाइन्स का, इससे अब नहीं लिखते हैं, 5 से 6 या मैक्सिमम 7। तो आपने उस हिसाब से जो स्पेस छोड़ देनी है, फिर आपने लॉन्ग स्टार्ट कर देना है, लेकिन आपने लिखना सीक्वेंस से ही, ठीक है। अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, डिवाइड आंसर शीट इनटू सेक्शन, क्लियरली मार्क ईच सेक्शन फॉर बेटर रीडेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि आपने जो सेक्शन बनाने आंसर शीट के ऊपर, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं एमसीक्यूज का पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन का नाम लिखा होता है आपने वही लिखना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर में जो पार्ट ए या पार्ट 1 या सेक्शन 1 जो भी लिखा हुआ है, आपने आंसर शीट में भी वही फॉलो करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए लिखा हुआ है, वो लोग आंसर शीट पे सेक्शन ए लिखते हैं। तो इसका ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होता है, लेकिन आपने जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत इजी करके बनाना है। चेकर बोर्ड जो है मज़े से आपका पेपर चेक कर रहा, उसको आपका पेपर चेक करते टाइम जो है कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। तो अगर पार्ट ए लिखा हुआ है तो आपने भी लिखना है पार्ट ए। अब पार्ट ए फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज का है, ठीक है, तो आपने इधर लिखना है एमसीक्यूज। ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है, तो आपने इस तरह पार्ट बी लिख के शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है। अब मैं अगर आप लोग चाहते हैं कि हेडिंग किस तरह देनी है और किस मार्कर से देनी है, किस पेन से देनी है, कितना उसको लॉन्ग रखना है, कितना उसको शॉर्ट रखना है, तो इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं पूरा एक पेपर जो है आप लोगों को सोल्व करके दिखाऊंगी, और उसमें मैं आप लोगों को इस तरह बताऊंगी कि कौन सी मार्कर जो है किस सेक्शन के लिए यूज़ होती है, किस तरह मार्कर्स का अच्छे से इस्तेमाल करना है। वो भी पॉइंट है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो मैं आप लोगों को और डिटेल से बताऊंगी। तो इस सेक्शन बनाने ये जो पॉइंट है ये मेनली क्या बता रहा है कि आपने पेपर जो है सेक्शन वाइज करना है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन बना के फिर उसके अंदर जो क्वेश्चन करने हैं। ऐसे नहीं डायरेक्ट एमसीक्यूज खत्म हो गया आपने शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर दिए, पहले आपने उसका सेक्शन बनाना है, फिर उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन लिखने। ठीक है, डन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यूज मार्कर स्मार्टली, यूज कलरफुल पेन्स फॉर नीटनेस बट डोंट वेस्ट टाइम ओवर डेकोरेटिंग। इसका क्या मतलब है, अब मार्कर्स जो हैं बहुत सारी मार्केट में आ गई हैं, हमें पेपर में ब्लैक और ब्लू यही दो कलर अलाउड होते हैं, तो आपने जो मार्कर लेके जानी है ब्लैक और ब्लू में ही लेके जानी है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब दूसरा क्या है कि या तो जो स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल मार्कर का यूज़ ही नहीं कर रहे होते, बस ऐसे ही पेन शुरू हो गए, या तो कुछ स्टूडेंट मार्कर का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि पूरा पेपर जो है भरा भरा सा लगता है। तो आपने जो है स्मार्टली जो है यूज़ करना है, आपने मार्कर्स को, पेन्स को जो है अच्छे तरीके से यूज़ करना है, इस तरह करना है कि पेपर आपका नीट लग रहा हो, ना कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ लग रहा हो। ठीक है, डन हो गया। अब कौन सी मार्कर इस्तेमाल होती हैं और किसका किस तरह यूज़ होता है, ये मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के उसमें बताऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज मार्जिन लाइंस, ड्रॉ मार्जिन लाइंस विद अ ब्लू मार्कर टू फ्रेम योर आंसर नीटली। मार्जिन लाइंस क्या होती हैं, आप सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैं जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन स्टूडेंट्स को मार्जिन लाइंस का नहीं पता है, उनके लिए बता दूं कि मार्जिन लाइंस इस तरह की लाइंस, यानी जो हम साइड में लाइंस लगाते हैं इसको बोलते हैं मार्जिन लाइंस। तो मार्जिन लाइंस लाजमी आपने पेपर में लगानी है, इससे आपका पेपर नीट एंड क्लीन हो जाता है। और मार्जिन लाइंस आपने कोशिश करनी है कि आप लोग ब्लू मार्कर से लगाएं, ठीक है, क्योंकि ब्लू मार्कर की जो मार्जिन लाइंस होती हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं, पेपर को बिल्कुल नीट बना देती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ओनली राइट एमसीक्यूज आंसर्स, नो नीड टू कॉपी क्वेश्चन, जस्ट राइट द करेक्ट ऑप्शन इन ऑर्डर। इसका क्या मतलब है कि आपने जो एमसीक्यूज के आंसर होते हैं, एमसीक्यूज क्या होते हैं, जैसे एमसीक्यूज आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता दूं, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, जो राइट ऑप्शन होता है हमें वो सिलेक्ट करना होता है। तो एमसीक्यूज का किस तरह आपने एमसीक्यूज वाला सेक्शन जो है सॉल्व करना है, जैसे मेरे पास एक एमसीक्यूज है पहला, ठीक है, नंबर 1, तो इसका आंसर अगर मैं उर्दू में लिख रही हूँ तो फॉर एग्जांपल उसका आंसर है अलिफ, अलिफ लिख के उसका आंसर लिख देना है। सेकंड,
उसका आंसर है जिम, तो जिम लिख के उसका आंसर। और अगर इंग्लिश में कर रहे हैं 1, उसका आंसर ए है तो ए लिख के उसका आंसर। 2, उसका आंसर अगर डी ऑप्शन है तो डी लिख के उसका आंसर। इस तरह सोल्व करना है। उसका पूरा क्वेश्चन आपने नहीं लिखना, ना ही आपने ए बी सी डी चारों ऑप्शन लिखने, नहीं, सिर्फ आपने जो है जो राइट ऑप्शन है वो लिखना है। इधर उसका नंबर लिखना है, इधर उसका जो है ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है वो, और उसका आंसर कौन सा है वो। दैट्स इट। अब कुछ बच्चे जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ए बी डी इस तरह ऑप्शन लिखते थे, उसका आंसर क्या है वो नहीं लिखते। ये भी सही है, लेकिन हमें जो है एग्जामिनर को जितना हो सके ईजनेस प्रोवाइड करनी है। जितना वो इजी रहेगा उतना हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम ऑप्शन भी लिख रहे हैं यहाँ पे, उसका आंसर भी लिख रहे हैं, तो ये जो है बिल्कुल जो है एक समझे कंफर्टेबल जो है हो जाता है चेकर के लिए, वो इजीली उसको चेक कर सकता है। तो हमें ऑप्शन और उसका आंसर लिखना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जो है हमारा पेपर अच्छे से सोल्व भी हो जाता है। तो एमसीक्यूज का पार्ट आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरह हमें सोल्व करना है। ठीक है, हमारे पास टिप नंबर 9 है, वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस, राइट क्वेश्चन नंबर एंड आंसर इन ऑर्डर। पहले मैंने एमसीक्यूज का बताया, अब शॉर्ट क्वेश्चन का बता रही हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह लिखने हैं, आपने सीक्वेंस में लिखने। अब सीक्वेंस किस तरह, वही हम मिसाल लेते हैं, मेरे पास 13 क्वेश्चन है, मुझे 10 करने हैं, ठीक है। तो आपने इधर लिखना है नंबर 1। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन 3 और उसका आंसर। यानी यहाँ पे आपने 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे वो लिखना है जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे 2, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो सोल्व कर रही हूँ वो 7 है, तो 7 उसका क्वेश्चन और उसका आंसर। यहाँ पे आपने सीक्वेंस देना है और यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। यूज हेडिंग्स एंड डायग्राम्स, प्रेजेंट आंसर क्लीनली विद सब हेडिंग्स एंड रिलेवेंट डायग्राम्स। लॉन्ग क्वेश्चन में हमें हेडिंग्स लाजमी 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 देनी होती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हेडिंग्स के बगैर लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। और अगर हो सके, अगर उस लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम है तो आपने वो डायग्राम भी लाजमी देनी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन होता ही यही है, डायग्राम्स, हेडिंग्स और उसके अंदर पॉइंट्स। जब तक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हेडिंग नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हेडिंग्स और उसके अंदर सब हेडिंग्स, सही से मार्कर का इस्तेमाल करके आपने हेडिंग सब हेडिंग देनी है और डायग्राम्स बनानी है। नीट एंड क्लीन ये सेक्शन, मेरे ख्याल से जितने भी पेपर्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो उसका मैक्सिमम जो है मार्क्स ले रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं 20 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चन 50 मार्क्स के, तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है उसके मार्क्स मैक्सिमम होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने ज़्यादा जो है मेहनत करनी है, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है ताकि उसमें आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ सकें। और जो ज़्यादा नंबर कटते हैं ना, वो भी इसी लॉन्ग क्वेश्चन में ही कटते हैं। बाकी तो शॉर्ट में अच्छे मिल जाते हैं, एमसीक्यूज में भी सॉलिड मार्क्स हमें मिल जाते हैं। यही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे मार्क्स भी ज़्यादा कट रहे होते हैं। 15 नंबर का सवाल 10 मिल गए, 8 मिल गए, तो 5-6 तो हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट करें भी ना तब भी 2 नंबर तो कटते ही कटते हैं। प्यारी समझ गई। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा जो है कोशिश करनी है, पेपर को नीट एंड क्लीन करना है। अब एक और चीज़ क्या होती है, ये जो पोर्शन होता है हम सबसे कर भी लास्ट में रहे होते हैं, वहां से टीचर बोल रही होती है भाई टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, लाओ पेपर लाओ। सुन सुन इधर बेटे बात सुन। तो जो है बिल्कुल माइंड काम ही नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने शुरू शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था कि इसमें जो हेडिंग्स आपने दे दी है वो आपने शुरू में ही लिख लेनी है। शुरू में आप लोगों का माइंडसेट बना होगा कि मुझे ये इसमें लिखना है, ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आगे सिर्फ आपने लिखना है। माइंड आपका बन चुका है कि मुझे क्या लिखना है, बस आगे सिर्फ आपने अपने हाथों को चलाना है। दिमाग आपका चल चुका है, स्टार्ट हो चुका है शुरू में ही, ठीक है। चलते हैं अपने लास्ट टिप की तरफ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई अब तो लाइक कर दो। 10 पॉइंट्स मैंने बता दिए, बस एक ही रहता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, शेयर भी करना। चलते हैं लास्ट टिप। अब लास्ट टिप क्या है, 8 डिवाइडिंग लाइन्स बिटवीन सेक्शन मेक्स योर पेपर ईजी टू रीड एंड एवेल्युएट। डिवाइडिंग लाइन्स क्या होती हैं, जैसे मैंने आप लोग पता है सेक्शन बनाना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो भी आपके पेपर में दिया गया है उस हिसाब से। जैसे ही पार्ट 1 खत्म होता है आपने एक लाइन लगा देनी है।
जो बताएगी कि पार्ट 1 यहाँ पे खत्म है। जैसे ही पार्ट 2 खत्म होता है आपने एक लाइन लगा देनी, पार्ट 3 खत्म होता है आपने एक लाइन लगा देनी। यानी सेक्शंस के बीच में डिवाइडिंग लाइन्स लगानी जो बता सकें कि ये सेक्शन यहाँ पे एंड है, अब यहाँ से अगला सेक्शन शुरू है। ठीक है। अब जो है काफ़ी बच्चे कहते हैं कि ये सब मैटर नहीं करता। वैसे तो ज़रूरी वाक़ई यही है कि आप स्टडीज़ अच्छे से करें, वो मैटर करती है। आपको पेपर याद होना चाहिए, आप लोगों को पता हो कि पेपर मुझे क्या लिखना है, और जो है आप लोगों की राइटिंग अच्छी हो। लेकिन ये जो 11 टिप्स हैं, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, अगर आप लोगों की राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, तब भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि पेपर को ऑर्गेनाइज करना इंसान को आना चाहिए। राइटिंग जो होती है सब हर किसी की अच्छी नहीं हो सकती है। ये इंसान जितना भी चाहे अपनी राइटिंग को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन जो उसकी स्टार्टिंग में एक दफ़ा राइटिंग बन गई वो बन जाती है, तो मज़ीद अच्छी नहीं बन सकती। लेकिन अगर आप लोग ऑर्गेनाइज वे में लिखते हो चीज़ों को, सही से पेन का इस्तेमाल करते हो, तो आपका पेपर बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। बजाय इसके कि आप लोग बस इस चीज़ के पीछे भागो राइटिंग अच्छी हो जाए, अब राइटिंग जैसी है वैसी रहेगी, मज़ीद इससे अच्छी नहीं हो सकती। लिखते लिखते इम्प्रूव होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर से एक दिन पहले आप लोग बैठे और आप लोगों की राइटिंग अच्छी हो जाए। लेकिन अगर आप लोग इन जो चीज़ें मैंने बताई इनको फॉलो करते हैं, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, एक ऑर्गेनाइज वे में होगा। जितना आप लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में पेपर को करेंगे, चेक करने वाले को समझ आएगा कि पेपर में क्या किया हुआ है। और एक सबसे ज़रूरी बात, आपने पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं है। नहीं आता थोड़ा बहुत जो समझ आ रहा है लिख लो, कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो मार्क्स कटेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है। तो पेपर को आपने कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। आई होप आप सबके पेपर्स अच्छे जाएं, आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आएँ, और मेरी ये वीडियो आप लोग के अच्छे मार्क्स लाने में बहुत हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये मेरी बातें समझ आई हों, हेल्पफुल रही हों, तो जो है वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में आप लोग बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं तो खुशी मिलती है कि लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, लोग इससे कोई फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर हम जो है पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है। तो उसमें आप लोगों को और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।